ये अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के मेगा ट्रेंड पर चर्चा के लिए कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह मौजूद हैं। और नीलेश भाई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब जब वो आवाज़ पर आए हैं तब तक मार्केट में अच्छी तेज़ी हुई है। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। और वैसे मार्केट इस बार तो अपने आप एक अच्छे खासे मोमेंटम में है और समीकरण भी मार्केट के फेवर में बैठ रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो जो मार्च में डिक्लाइन आई थी, वो जो कच्चा तेल में उबाल आया था, अब मार्केट उसको एक बुरा सपना समझकर भूलने की तैयारी कर रहा है और एक बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है? अनुज भाई, मेरे आने से अगर मार्केट ऊपर जाता तो मैं सीएनबीसी आवाज पे रोज आऊंगा। बट आपको भी पता और मुझे भी पता है ऐसा सच नहीं है। दूसरी चीज, जो ऑयल के दाम में उम्मीद थी कि 80-90 डॉलर के आसपास सेटल होगा, वह बड़ी तेजी से 60-70 डॉलर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट ने अब ऑयल की मूवमेंट और ऑयल प्राइस की गिरावट दोनों को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा एक सॉलिड तेजी का रुख इख्तियार किया है। आने वाले समय में मार्केट सपोर्टेड रहेगा ऐसा लगता है। एफपीआई की सेलिंग इंटेंसिटी कम हो रही है, कुछ दिनों खरीदारी भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम बहुत बड़ी तेजी होती हुई नहीं दिखती है, बिकॉज सामने सप्लाई भी बड़ा है। एनएससी, जियो प्लेटफॉर्म, ये तो दो बड़े आईपीओ है ही, बट उनके पीछे पीछे गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट प्रोग्राम और बहुत सारी छोटी कंपनी का सप्लाई है। तो आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अभी भी मॉडरेट रखनी पड़ेगी। हाँ, मार्च महीने में विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट जो निवेश करने का मौका था, वह शायद अब नहीं है। नीलेश भाई, एक और चीज़ इस मार्केट में पिछले कुछ दिनों में जो एक स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है, वो है बड़े प्राइवेट बैंकों में एक प्राइस एक्शन, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो। और फैक्टर्स भी रहे हैं काफ़ी। एचडीएफसी बैंक में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो भी रहा है पिछले कुछ दिनों में, और एफआई सेलिंग भी कम हुई है। क्या वापस प्राइवेट बैंक्स लीडरशिप ले रहे हैं इस बाजार की? अनुज भाई, अगर हम देखें एफपीआई की बिहेवियर, प्राइमरी में उन्होंने खरीदारी की। एक भी ऐसा इश्यू नहीं था जिसमें हमें निवेश करना था और हम एफपीआई से कॉम्पीट नहीं कर रहे थे। सेकेंडरी में जरूर उन्होंने बिकवाली की। दूसरा, उनकी सेलिंग ज्यादातर 10 से 12 लार्ज कैप स्टॉक में थी, जिसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स भी आते थे। एक समय था जब आपको 20-25 लाख शेयर किसी प्राइवेट बैंक के खरीदने हो, आप ब्रोकर को फोन करिए और वो एफपीआई से ऑफर लेके आ जाता था। आज की तारीख में ऑफर आना कम हो गया है। तो मेरा अनुमान है कि अब एफपीआई की सेलिंग प्राइवेट बैंक्स में रुकी हुई है, कम हुई है, इंटेंसिटी कम हुई है, और इसीलिए हम यहाँ पे एक प्राइवेट बैंक में मूवमेंट देख रहे हैं। वैल्यूएशन सस्ता है, नतीजे ठीक आने वाले हैं, एनपीए का प्रेशर है नहीं, और मोर इम्पोर्टेंटली जो एक डर था कि इस साल डिपॉजिट क्रेडिट ग्रोथ कहाँ से आएगा बिकॉज लिक्विडिटी इतनी टाइट है, तो वहां पे आरबीआई की एफसीएनआर बी डिपॉजिट, ईसीबी ओपनिंग और बैंक बोरोइंग की वजह से वो समस्या भी हल हो गई है। तो अब लीडरशिप प्राइवेट बैंक्स में रहेगी, बट अगेन मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपका अब आईटी पे नज़रिया क्या है? आई मीन पिछले एक महीना अगर आप देखें, इतना कुछ घटित हुआ है स्पेस में कि पूछिए मत। कुछ मिड कैप कंपनियों द्वारा अपने एसेट्स को एक्वायर करना, डील्स पे एलिगेशंस ये लगते हैं कि डील्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। मीनवाइल एआई रिले का कोलैप्स होना, और ये डिस्कशन सुनना कि नाउ एआई टोकन कॉस्ट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। आपका डेटा सीक्रेसी के मुद्दे बहुत, अगर आप देखें, जोर पकड़ रहे हैं। ऐसे में आपकी आईटी स्पेस पर इस प्राइस पर दूरदर्शिता कहती क्या है नीरज जी? वीरू भाई, पिछले कुछ महीनों से हमारा आईटी पे व्यू बन रहा है, बट कोई डेफिनेटिव व्यू नहीं बना है। रोज डेटा आता है, न्यूज आती है, उसको हम प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। और आज की तारीख में मत यही है कि आईटी क्षेत्र में कुछ विनर होंगे, कुछ लूजर होंगे। जिस कंपनी ने एक्विजिशन किया है, वो कोशिश कर रही है कि उसे नए क्लाइंटल मिले, नया स्केल मिले और कुछ नई
तरकीब मिले, नई कुछ टैलेंट मिले। अब ये सक्सेसफुल होगा, फेल होगा, क्या पता, बट एटलीस्ट कोशिश हो रही है। और हमारे यहाँ पे तो कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। सिमिलरली कुछ आईटी कंपनीज एआई रिलेटेड क्षेत्र में काफी जोर से काम कर रही हैं, अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है और मार्केट शेयर गेन कर रही है। कुछ आईटी कंपनीज इसमें पीछे भी पड़ रही हैं। तो आईटी क्षेत्र अब बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक है। इसमें कुछ कंपनीज निवेशकों को अच्छा रिटर्न देगी और कुछ कंपनीज निवेशकों का पैसा डुबाएगी। बिल्कुल, आईटी पे एक बहुत ही संतुलित सा अगर आप देखें तो नीलेश भाई ने व्यू दिया। अच्छा, हमेशा आपने हिस्टोरिकली, जब भी मैं पिछले 5-7 साल में आपसे बात करता रहा हूँ, स्पेशली लास्ट 5 साल में आपने किसी भी सेक्टर को बाइसेक्ट करके भी कभी कॉल ली है। फॉर इंस्टेंस, आपने रियल स्टेट में ना एक्सपोजर लेके रियल स्टेट, एंसिलरी और होम इंप्रूवमेंट पे एक व्यू दिया था नीलेश भाई, वो 2021 में बहुत काम कर गया था। ऑटो में पिछले 3 महीने का डिस्कशन ये कहता है कि हम लोग थोड़ा फ्यूल प्राइसेस को लेकर चिंतित हैं, फ्यूल की क्वालिटी को लेकर चिंतित हैं, और इस पूरे 2-3 महीने के अंतराल में ईवी ट्रांजिशन बहुत स्ट्रांग रहा है। हमने फारा से बात करी, तमाम ऑटो कंपनियों से बात करी, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी ईवी की तरफ बढ़ गई है। विद इन ऑटो क्या अपना झुकाव अब इस वक्त उन कंपनियों पे करना चाहिए क्या कि जिनका ईवी पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है? वीरू भाई, मेरे हिसाब से आज की तारीख में ईवी का जो सेल्स ग्रोथ है वो तो डबल डिजिट में है, लेकिन फिर भी ओवरऑल पोर्टफोलियो में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। सेकंड, ईवी के ऊपर सब्सिडी आज भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर में कई तरीके से एप्लीकेबल है। बगैर सब्सिडी ईवी की कितनी डिमांड रहेगी ये कहना मुश्किल है। तो ऑटो क्षेत्र में हम इस वक्त हाइब्रिड और ईवी दोनों के ऊपर फोकस करके रखे हैं। 2 व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ 4 व्हीलर को भी इन्वेस्ट के लिए रूप से देख रहे हैं। और ऑटो कंपोनेंट कंपनी जहां पे एक्सपोर्ट काफी अच्छा शेयर रखता है, उसके ऊपर भी फोकस है। मई के और जून के जो नंबर आए ऑटो सेल्स के, वो काफी अच्छे थे। और बारिश इस वक्त थोड़ी कम हुई है, तो रूरल इकोनॉमी पे उसकी इम्पैक्ट आ सकती है, जिससे 2 व्हीलर सेल्स को इम्पैक्ट हो सकता है। इसके बावजूद वैल्यूएशन ऑटो शेयर्स के लिए काफी सपोर्टिव है। तो हमें लगता है कि ईवी, हाइब्रिड, पेट्रोल, डीजल, इसकी तुलना के समय बेहतर यही होगा कि आप बॉटम अप स्टॉक के ऊपर फोकस करें। 2 व्हीलर में डिमांड अच्छी है, वहां पे इलेक्ट्रिक एडॉप्शन काफी जोर से हो रहा है। कार में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल डीजल तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, डिमांड अच्छी है जीएसटी कट की वजह से। एक्सपोर्ट्स मार्केट भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और कमर्शियल व्हीकल में भी हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ऑटो एज ए क्षेत्र वी आर ओवरवेट। ऑटो स्पेस अभी भी ओवरवेट। देखिए नीलेश भाई, मतलब चांस की बात है, देख मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, फिर निफ्टी डे हाई पर आ गया, एक बार लेकर आइए ज़रा। और 24,500 एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हम क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं, और शायद आपके स्क्रीन पर रहते वो लेवल हिट भी हो जाए 24,500 का। तो कहाँ हम 22,180 तक गए थे मार्च में, और कहाँ हम अब 24,500 क्रॉस करने की तैयारी कर रहे हैं। नीलेश भाई, एक स्पेस जहाँ पर पिछले कुछ दिनों में प्रेशर आया है, आई डोंट नो आपने कितना इन्वेस्ट किया है उसमें, लेकिन ये जो एमएनसी इंडस्ट्रियल पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स हैं, जहाँ पर एक चाइनीज़ कंपटीशन का वापस रिस्क आया है, कंसिडरिंग इन स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, इस स्पेस पर अब आपका क्या व्यू है? क्या इस गिरावट में बाइंग करनी है, या फिर अब यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठने का समय आ गया है? अनुज भाई, ये सारे स्टॉक प्राइस टू परफेक्शन थे। अनडाउटेबली सरकार काफी ऑर्डर दे रही है इलेक्ट्रिसिफिकेशन ऑफ इंडिया के लिए, और इन स्टॉक्स में कुछ टेक्नोलॉजी मोट भी है कि ये जो प्रकार के इक्विपमेंट बनाती है, दुनिया में बहुत कम कंपटीशन है। प्लस एआई रिलेटेड डेटा सेंटर की डिमांड भी इस क्षेत्र में आ रही है, तो ये इनडायरेक्ट प्ले हो गया था एआई के ऊपर। अब जब सरकार ने इस क्षेत्र में चाइनीज मैन्युफैक्चरर को एंट्री दी है, तो जाहिर है कि कंपटीशन बढ़ेगी, प्राइस की कटौती भी होगी।
और जो अनुमान लोगों ने लगाया था कि इस कंपनीज में ग्रोथ आता रहेगा और टर्नओवर एंड प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, उसमें कटौती करने का समय आया है। मेरे हिसाब से इस वक्त इस क्षेत्र में मोमेंटम नेगेटिव है। इनको थोड़ा समय लगेगा सेटल होने में। अगर खरीदारी करनी है तो गिरती छुरी पकड़ने जैसा काम होगा, धीरे धीरे करना और थोड़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करना। बिल्कुल। एक और स्पेस नीलेश भाई जो थोड़ा सा जहाँ पर अब बड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है वो है कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, खासतौर से एक्सचेंजेस। इस स्पेस पर अब आपका क्या व्यू है? सो ये लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी है। ऑब्वियसली अगर एनएससी का आईपीओ आता है तो एक बहुत बड़ा प्लेयर कैपिटल मार्केट सेगमेंट में लोगों को मिलेगा, एंड वहां पे हो सकता है कि अलोकेशन लोगों को डिवर्सिफाई करना पड़े। तो मेरे हिसाब से इसमें आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी पकड़ के निवेश करिए। ये गिरावट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है निवेश करने के लिए। अच्छा नीलेश जी, अभी आते हैं एक स्पेस पे जिसने इस पूरे स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में पिछले 3 महीने के सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, फार्मा। फार्मा में आप किसी भी स्क्रिप्ट को निकालिए, स्पेशली सीडीएमओ प्लेयर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, और उससे भी ज़्यादा एग्रेशन इस बार आपको हेल्थ केयर स्पेस में नजर आएगा, जहां हॉस्पिटल स्टॉक्स ऑलमोस्ट अपने करियर हाइस पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या रीडिंग कह रही है आपकी इस वक्त? सो वीरू भाई, इस क्षेत्र में हम काफी समय से बुलिश है और हमारे पोर्टफोलियो में हमने अस्पताल, हेल्थ केयर रिलेटेड सेक्टर्स काफी समय से रखे हुए हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया पे जाए तो बहुत सारे लोगों का वीडियो आपको मिलेगा जो इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से कोई नर्स आई थी अपने न्यू ऑपरेशन के लिए इंडिया में, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो धीरे धीरे करके जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन हमारी अस्पताल दे रही है उसकी कदर दुनिया में होने लगी है। इस सेक्टर में कंसोलिडेशन भी हो रहा है। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन की वजह से लोग ट्रीटमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग स्टोरी है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उनका स्पेंडिंग एक्टिव हेल्थ केयर की तरफ बढ़ेगा, और कंसोलिडेशन की वजह से जो मॉम एंड पॉप नर्सिंग होम्स है वो धीरे धीरे हॉस्पिटल की तरफ तब्दील हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज क्षेत्र, लार्ज हॉस्पिटल्स को सभी चीजों का फायदा मिलेगा। वैल्यूएशन यहाँ पे काफी हाई है बट ग्रोथ की पोटेंशियल भी उतनी ही ज्यादा है। तो इसमें लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड इसमें ओवरवेट कई सालों से चला रहा है। ओके नीलेश भाई, एक पॉसिबली आखिरी सवाल मेरी तरफ से। इस समय अगर एक 5 से 6 साल का व्यू लेना हो, कोई एक थीम जिसमें आप लमसम बड़ा पैसा डालने की वकालत करेंगे? सो अनुज भाई, मैं ग्लोबल डिफेंस पोर्टफोलियो पे 5 साल के व्यू से निवेश करने की बात करूंगा। दुनिया भर के देश अपने डिफेंस के लिए खर्चा कर रहे हैं। हाल ही में जर्मनी ने $800 बिलियन का डिफेंस इन्वेस्टमेंट का प्लान बताया। सारे देश यही कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी। गिफ्ट सिटी में आपको एलआरएस के जरिए ऐसे प्रोडक्ट मिल सकते हैं जहां पे आप इंडियन और ग्लोबल दोनों डिफेंस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से डिफेंस एक बहुत बड़ी थीम बनेगी। अगर आप इंडिया में निवेश करें तो भी सही है, बट अगर आप एक ग्लोबल पोर्टफोलियो बना सके गिफ्ट सिटी के एलआरएस रूट के जरिए, मेरे हिसाब से वहां पे आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अभी अवेलेबल है इंडियंस के लिए वाया गिफ्ट सिटी, यस, और फंड्स हैं आपके हिसाब से जहां पर इनफ लिक्विडिटी यस, है? यस। ओके, लेकिन एलआरएस के थ्रू करना होगा उसमें? एलआरएस के थ्रू करना पड़ेगा अनुज पे। अनफॉर्चुनेटली अब वो $7 बिलियन की जो म्यूचुअल फंड की लिमिट है उसमें 2014 से कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, तो वो पूरी लिमिट भर चुकी है। अदरवाइज इस प्रकार के फंड हम म्यूचुअल फंड में भी दे पाते हैं। ओके। और ये लिस्ट कहाँ मिलेगी, कौन कौन से फंड्स अवेलेबल हैं?
अनुज भाई, इसमें एक जो फंड है वो कोटक ऑफशोर का है। इसे हांस ईटीएफ के नाम से जाना जाता है, हांस ग्लोबल डिफेंस ईटीएफ। इसमें 70% ग्लोबल स्टॉक्स है, 30% के आसपास इंडियन स्टॉक है। ये आप जब एलआरएस इन्वेस्टमेंट के जरिए करिए तो वो एक अवेलेबल है। वैसे ही कई अलग प्रकार के डिफेंस ग्लोबल डिफेंस ईटीएफ अवेलेबल है। आपको अपने एडवाइजर को पूछना पड़ेगा कि कौन से ये ईटीएफ्स अवेलेबल है या फंड अवेलेबल है। एंड ये जो आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करें तो ऑनलाइन भी कई वेबसाइट अवेलेबल है जहां पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल पाएगी। ओके, चलिए नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज आप जुड़े और एक और माइलस्टोन निफ्टी पर करीब करीब 24,500 का। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए